सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के भविष्य। तो आज का जो चैप्टर है, जो चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और मेरी बात मानो, ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप खुद से बहुत सारे सवाल पूछोगे, आपके दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस क्रिएट होंगे ना, फिर आप उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए गूगल को परेशान जरूर करने वाले हो। क्योंकि ये सारी चीज़ें, जो फैक्ट्स आप इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हो, इन सब को स्टडी करने के बाद आपका दिमाग पूरी तरह से हिल जाने वाला है। क्योंकि आप जो सोच भी नहीं सकते, वो सारी चीज़ें आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वज कर चुके हैं। आज जो टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो, आप सोचते हो कि यही टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, पर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आज की डेट में भी बनाना इम्पॉसिबल है। लेकिन आज से कई हजार साल पहले हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने वो सारी चीज़ें बनाई हुई थी। तो उस इंटरेस्टिंग चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अच्छा, चैप्टर तो शुरुआत हो रही है, लेकिन बात यह है कि जो हम टाउन प्लानिंग्स वगैरह पढ़ने वाले हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाउन के बारे में जानने वाले हैं हम, जो कभी आज से हजारों साल पहले बसा हुआ था। अब उसकी कुछ रिमेन्स हमको मिले हैं, तो उससे हम क्या क्या जान चुके हैं वो बताएंगे। पर उसके पहले थोड़ा सा चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो देखना पड़ेगा। तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन, नाम क्या है चैप्टर का? कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। थर्ड चैप्टर है एसएस की बुक का, गुजरात बोर्ड। ठीक है, तो स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। वैसे कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया ये तो आपको पता ही चल गया होगा। ठीक है, अब देखो आगे सारे चैप्टर्स कल्चरल हेरिटेज वाले ही हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में आपने इंट्रोडक्शन देखा हेरिटेज का, हेरिटेज हमारे दो तरह के, नेचुरल, कल्चरल। अब इसके बाद आगे सारे चैप्टर्स में आप हेरिटेज ही पढ़ोगे, कल्चरल हेरिटेज पढ़ोगे, नेचुरल हेरिटेज पढ़ोगे। उसमें भी मोस्ट ऑफ जो चैप्टर्स हैं वो कल्चरल हेरिटेज में है। ठीक है, कल्चरल हेरिटेज भी कई तरह के हैं, हमने देखा था। आर्किटेक्चर, फिर साइंस ऑफ मेडिसिन, ठीक है, फिर मेटलर्जी का साइंस, फिर लिटरेचर, ये सारी चीज़ें हमारे आर्किटेक्चर के ही पार्ट हैं। तो उनमें से एक चैप्टर जिसमें हम स्कल्पचर और आर्किटेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। इन दो चीजों पर ये पूरा हमारा चैप्टर बेस्ड है। ठीक है, दिस टू आर व्हाट, कल्चर हेरिटेज ही तो है हमारे ये दोनों, है ना। तो इन्हीं पर पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो व्हाट इज स्कल्पचर? स्कल्पचर इज द आर्ट ऑफ गिविंग शेप टू स्टोन्स विद द हेल्प ऑफ हैमर्स एंड चिजल। मैंने सिंपल शॉर्ट में लिखा हुआ है, बुक में डेफिनेशन बड़ा ही लंबा लिखा हुआ है। आपको एग्जाम में वही डेफिनेशन लिखनी है जो टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जस्ट फॉर क्लियरिंग दिस थॉट, व्हाट इज कल्चर, मैंने ये सिंपल शॉर्ट में लिख दिया हुआ है कि ये क्या है, एक तरह का आर्ट है। कैसा आर्ट? जिसमें आप पत्थर को, ठीक है, स्टोन बोलो, रॉक बोलो, छोटे पत्थर, बड़े पत्थर, जो भी बोलो, इनको ना आप चिजल समझते हो ना, चिजल को क्या कहते हैं? छेनी, छेनी और हथौड़ी। ठीक है, छेनी हथौड़ी की मदद से आप तराशते हो एक पत्थर को और उसे कोई शेप देते हो। आप कुछ भी शेप दे सकते हो, आप उसे इंसान बना सकते हो, आप उसका पेड़ बना सकते हो, आप उससे कोई जानवर बना सकते हो, आप उससे कोई फ्लावर बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो आप। तो ये जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, ठीक है, ये एक आर्ट है। ठीक है, पत्थर को तराशना एक आर्ट है, तो इसे ही हम कहते हैं स्कल्पचर। ठीक है, फिर बात आती है आर्किटेक्चर की। तो आर्किटेक्चर भी एक तरह का आर्ट है। इट इज आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब तो समझते ही होंगे, कोई भी चीज बनाना, घर बनाना, मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना, और किले बनाना, या फिर गोडाउन्स बनाना। हर चीज को बनाने के पीछे जो आर्ट है, दैट इज आर्किटेक्चर। क्लियर है? आज भी आर्किटेक्चर का कोर्स होता है, आप एक स्पेशल डिग्री, स्पेशलाइजेशन होता है इसमें आर्किटेक्चर में। उसमें आप स्पेशली यही सब चीज़ें सीखते हो कि एक पर्टिकुलर चीज़ को किस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा। आपको ब्रिज बनाना है तो आप कैसे डिज़ाइन करोगे, आपको लंबी बिल्डिंग बनानी है कैसे डिज़ाइन करोगे, घर छोटा बनाना है कैसे डिज़ाइन करोगे, रोड्स बनाने हैं तो कैसे डिज़ाइन करोगे। ये सारी चीज़ों का जो भी स्टडी है, दैट इज आर्किटेक्चर। संस्कृत में आर्किटेक्चर को कहा जाता है वास्तु, और हमारे बहुत पुरानी बुक है वास्तुशास्त्र, जिसमें हर चीज, ठीक है, घर कैसे बनेगा, मंदिर कैसे बनेगा, घर अगर बनेगा तो उसमें किचन किस तरफ होगा, बेडरूम किस तरफ होगा, दरवाजे कहाँ होंगे, विंडोज कहाँ होंगे, ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं। एक तरह का साइंस है ये। ठीक है, और हमारे पूर्वज बहुत पहले से ये साइंस डेवलप कर चुके हैं। कहा जाता है, कई बार आपने सुना भी होगा, स्पेशली ऐसे बोला जाता है कि ये वास्तुशास्त्र के हिसाब से आपका घर सही नहीं है, या वास्तुशास्त्र के हिसाब से आपका घर बहुत बढ़िया है, वास्तुशास्त्र के हिसाब से पूजा का घर जो है वो इस रूम मतलब इस दिशा में होना चाहिए, किचन जो है वो इस दिशा में होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपने सुनी होंगी, कई बार सुनी होंगी, डेफिनेटली सुनी होंगी। तो वो जो हमारा वास्तु है, दैट इज रिलेटेड टू आर्किटेक्चर। वास्तु संस्कृत में कहा जाता है आर्किटेक्चर को ही। ठीक है, और वास्तुशास्त्र मतलब आर्किटेक्चर के रिलेटेड जो विद्या है, जो नॉलेज है, दैट इज वास्तुशास्त्र। ठीक है, ओके, सो लीव इट अपार्ट, इसको साइड में रखते हैं अपन, बात करते हैं इसकी
हम इसमें पढ़ने वाले, अभी शुरुआत कर रहे हैं हम आर्किटेक्चर से, जिसमें हम एंशियंट इंडियन टाउन प्लानिंग के बारे में समझेंगे। एंशियंट इंडियन टाउन प्लानिंग, व्हाट डज एंशियंट मीन? बहुत पुराना, पुरातत्व, ठीक है, बहुत पहले का इंडिया का टाउन प्लानिंग। टाउन तो समझ रहे हो, शहर। तो बहुत पहले, आज से बहुत सालों पहले टाउन की प्लानिंग कैसे करते थे इंडियंस, उसका एक ब्रीफ आइडिया दिया हुआ है, ठीक है। 3 तरह के सेक्शंस मिलते हैं हमको किसी भी टाउन में। बहुत सारी खुदाई की गई है और कई जगहों से हमको टाउन्स के रिमेन्स मिले हैं, ठीक है। हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह हैं, इन्होंने कई जगह पर खुदाई करके कई साइट्स ऐसे डिस्कवर किए हैं जहां पर टाउन्स मिले हैं। और उन टाउन्स में एक चीज देखी गई है खास, कि उन लगभग हर टाउन में 3 चीजें देखने को मिलती थी। 3 सेक्शंस, पूरे शहर के 3 सेक्शंस होते थे। एक सेक्शन होता था फोर्ट ऑफ रूलर्स, जिसे हम सिटाडेल कहते हैं। ओहो, क्या लिख दिया मैंने, सिटाडेल। सिटाडेल मतलब किला, किला समझा, फोर्ट, अच्छा। तो जहां रूलर्स, जो उस शहर का जो राजा वगैरह होता था, ठीक है, वो लोगों का किला होता था सबसे ऊपर वाले पोर्शन में, ठीक है। नॉर्मली पहाड़ मतलब थोड़ा हिली एरियाज के आसपास बनाया जाए तो ऊंचे सेक्शन में सिटाडेल होता था, उसके नीचे सेक्शन में और फिर उसके नीचे सेक्शन में और क्या क्या है वो देखेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली ऊंचाई पर होता था राजाओं का घर, ठीक है। उसके बाद किसका घर आता था? हाउसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। जो राजा वगैरह होते थे, जो रूलर्स वगैरह होते थे, उनके जो ऑफिसर्स होते थे, उनके मतलब दरबारी वगैरह समझो, ठीक है, जो उनके राज में मतलब राज्य में कामकाज करते थे, टैक्स कलेक्शन करने का, एजुकेशन देने का, फिर सारा हिसाब किताब रखना राजा के उसका खजाने का, फिर कोई जो मेडिसिन रिलेटेड काम करता था या जो भी हो, जो भी दरबारी वगैरह होते थे, उनके जो घर होते थे वो भी अपर पार्ट में ही मिलते थे टाउन के, ठीक है। ऊंचाई वाले हिस्सों में, सबसे ऊंचाई में राजा का, उसके थोड़ा सा नीचे मतलब फिर भी ऊंचाई वाले इलाके में ही बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का घर होता था, और सबसे नीचे के सेक्शन में होता था कॉमन लोगों का घर, रेसिडेंसेस ऑफ कॉमन पीपल, लोअर पार्ट ऑफ टाउन, हैविंग 2 to 3 रूम्स। इनके लगभग 2 से 3 घर होते थे, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते थे इनके 2 से 5 रूम होते थे, ठीक है। मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग, कहीं 2 रूम, कहीं 3 रूम, कहीं 5 रूम ऐसे मिले हैं। इसमें भी ऐसा ही होता है, 2 रूम 3 रूम ऐसा, ठीक है। तो नॉर्मल लोगों के घर जो होते थे 2 से 3 रूम के होते थे। आज भी 2 BHK का रूम लेना मतलब हम मिडिल क्लास में काउंट हो जाते हैं। अगर 2 BHK ले लिया आपने तो यानी 3 रूम वाला घर हो गया आपका मिडिल क्लास। उस केस में 3 रूम मतलब गरीब लोग का होता था नॉर्मली, ठीक है, हमसे ज़्यादा अमीर थे वो लोग। और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के 2 से या 5 रूम तक होते थे, क्लियर है। तो इस तरह का ही ज़्यादातर हमको देखने को मिला है टाउन्स में, ठीक है। 3 सेक्शन आपको देखने को मिले हैं, ओके। चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाउन में। इसी तरह के जो बहुत सारे टाउन्स मिले उनमें से हमको 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टाउन्स की बात की गई है, उन्हें यहाँ डिस्कस किया गया है। फर्स्ट इज मोहनजोदड़ो। इसको मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है और मोहनजोदारो भी कहा जाता है। मोहनजोदारो, ठीक है, इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ, इसको हिंदी में मोहनजोदड़ो बोलते हैं, ठीक है। दड़ो, ठीक है। सेकंड है हमारा हड़प्पा, हड़प्पा नहीं, हड़प्पा, ठीक है। तो ये 2 टाउन्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मोहनजोदारो के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत ही आलीशान है। तो चलते हैं उस पर। तो बात करने जा रहे हैं मोहनजोदारो सिविलाइजेशन के टाउन्स के बारे में। सबसे पहले मोहनजोदारो के बारे में ये पता कर ले कि मोहनजोदारो का मतलब क्या होता है और किसने इसे ढूंढ निकाला, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इस वर्ड का मतलब क्या है? मोहनजोदारो, इस नाम का मतलब क्या है? मीन्स द हीप ऑफ द डेड्स। हीप समझते हो ना, जहां पर बहुत सारी चीज जमा कर दी जाए, जैसे आपने कुछ चीज जमा करके ऐसे ऊंचा सा टीला जैसा बना दिया है, दैट इज हीप ऑफ द डेड्स। मतलब मुर्दों का, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, जमा करके जो बना दिया जाता है ऐसा ऊंचा सा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मुर्दों को जमा करके जो ऐसा एक पूरा टीला जैसा बना दिया जाए, दैट इज कॉल्ड हीप ऑफ द डेड्स। मतलब यहाँ सिर्फ मुर्दे मिलेंगे, ऐसा नाम दिया गया है। अब भाई जाहिर सी बात है, क्योंकि भाई कभी एक जमाने में वो बहुत ही आलीशान शहर हुआ करता था। ये पूरा आलीशान शहर धंसा हुआ मिला है, ठीक है। मिट्टी चढ़ गई इसके ऊपर, ये जमीन में धंसा हुआ मिला है, इसको खोद कर निकाला गया है। अब अगर आज ही वीडियो देखने के तुरंत बाद आप जाओ, गूगल करो, गूगल पे सर्च करो मोहनजोदारो की इमेजेस, ठीक है, आपको ऐसे ऐसे इमेजेस मिलेंगे, आप देख के चौंक जाओगे। तो वो तो आपको ऐसे ऊंची ऊंची दिखेंगी, लेकिन एक्चुअली में वो खोद के बनाई गई हैं, ठीक है। उसको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही
कलाकारी से उसको खोद खोद के सब कुछ क्लियर बाहर किया गया है। ठीक है, तो क्या है ये? हीप ऑफ डेड्स है, सब मुर्दों का ही जमावड़ा है। ठीक है, अच्छा कब ढूंढ निकाला इसको? 1922 में। ठीक है, अब वह 1922 में बना नहीं था, ये कई हजार साल पहले। ठीक है, कई लोग बोलते हैं आज से 4000 5000 साल पहले का है, एक एवरेज डेटा ऐसा है। ठीक है, तो 1922 में किसने खोज के निकाला इसको? रखलदास बनर्जी यानी कि आरडी बनर्जी और साथ साथ दयाराम साहनी। ठीक है, ये खास नाम याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली बार आपको केबीसी में जाना है, जीतना है, याद रखना। ठीक है, तो 1922 में, अरे केबीसी में नहीं जाना, एग्जाम तो देनी है ना, एमसीक्यू वगैरह में पूछते हैं। तो रखलदास बनर्जी ने और दयाराम साहनी ने इसे ढूंढा 1922 में। ठीक है, किसके गाइडेंस में? वहां क्या है ना, एक्सकावेशन, खुदाई का काम चल रहा था। ठीक है, किसके लीडरशिप में चल रहा था? जॉन मार्शल और कर्नल मेके। ठीक है, जॉन मार्शल और कर्नल मेके, इन दोनों की गाइडेंस में खुदाई का काम चल रहा था और उस दौरान आरडी बनर्जी और दयाराम साहनी ने इसको ढूंढ निकाला। ठीक है, मोहनजोदारो को ढूंढ के निकाला। कहां पर हो रहा था ये सारा कामकाज? कहां पर ढूंढा गया? लारखंड डिस्ट्रिक्ट में, जो कि सिंध रीजन में पड़ता है, आज के पाकिस्तान में। ठीक है, आज ये कहां है? पाकिस्तान में। पहले ये भी तो हमारा ही था। ठीक है, आज भले भटक कूदता है, ठीक है, लेकिन है इंडिया में ही था ना। तो पाकिस्तान में जो लारखंड है, लारखंड डिस्ट्रिक्ट, उसमें पड़ता है ये आज की डेट में। ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं अपन इसके टाउन प्लानिंग के बारे में, किस तरह से इसका टाउन बना हुआ था, कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन। तो उसकी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको खास ध्यान रखना है। एक चीज और कि देखो, इस पूरे मोहनजोदारो को एक्सप्लेन करने के लिए देंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, 5 मार्क्स का दे देंगे आपको, ऐसा दे सकते हैं। या फिर आपको पर्टिकुलर खाली टाउन प्लानिंग एक्सप्लेन करो, सॉरी खाली टाउन का कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करो, या हो सकता है टाउन के साथ कोई और एक चीज दे दें एक्सप्लेन करने के लिए, या साथ में 3 चीज दें एक्सप्लेन करने के लिए। तो आपको हर चीज याद रखनी है। ठीक है, अभी फिलहाल टाउन का बात डिस्कशन करते हैं कि टाउन कैसे बना हुआ था। हाउसेस बिल्ट ऑन हाई प्लिंथ, ऊंचे ऊंचे ओटलों पर। ओटला समझते हो ना? एक पहले ऊंचा सा प्लेटफॉर्म बनाया जाता था और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर घर बनाया जाता था। ठीक है, हाई, ऊंचे ऊंचे प्लिंथ पर। ठीक है, मतलब इसकी नींव ज्यादा ऊंची तक रखी जाती थी और उसके अंदर पूरा भर के फिर उसके ऊपर घर बनाया जाता था। ऐसे घर कहां बनाए जाते हैं पता है? जहां फ्लड का ज्यादा खतरा रहता है। ठीक है, तो ये लोग बहुत ही होशियार थे, इनको फ्लड के बारे में पता था कि फ्लड हो सकता है। ठीक है, फ्लड वगैरह इन्होंने देखा भी होगा, तो उस हिसाब से इन्होंने घर बनाया था। ऊंचे ऊंचे ओटले बनाते थे और उसके ऊपर घर बनाते थे ताकि फ्लड वगैरह आए तो घर के अंदर पानी ना आए, साथ ही साथ डैम्पनेस से बचाने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आसपास के इलाके में नदी वगैरह ज़्यादा है तो आपके यहाँ जो सॉइल होगी वो मॉइस्ट होती है, तो उसकी वजह से ना आपका जो घर वगैरह है ना उसमें डैम्पिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब गीला गीलापन आपको लगता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, एक्चुअली याद नहीं आ रहा हिंदी में क्या बोलते हैं, वो गीला गीलापन समझो ना, हल्का हल्का गीला जैसा रहता है, तो उससे ही बचाने के लिए ऊंचे ओटलों पर रखा जाता था, बनाया जाता था घर। ठीक है, ओके। जो अमीर लोग थे, हाउसेस ऑफ रिच पीपल, डबल स्टोरेड, 2 मंजिला घर होते थे अमीर लोगों के, लगभग 5 से 7 घर। ठीक है, 5 से 7 रूम। ठीक है, डबल फ्लोर का घर होता था उनका और उसमें 5 से 7 रूम होते थे। गरीब लोगों का जो घर होता था वो सिंगल स्टोरेड, एक ही मंजिला होता था, उसमें 2 मंजिल नहीं होती थी, उसमें 2 से 3 रूम होते थे। ठीक है, भाई गरीब आदमी 2 से 3 रूम में खुश हो जाते हैं। अच्छा, टाउन वॉज फोर्टिफाइड, पूरा जो शहर था उसके चारों तरफ दीवारें बनाई जाती थी प्रोटेक्शन के लिए, फोर्टिफिकेशन कहते हैं जैसे हम। ठीक है, अभी भी आपकी भी सोसाइटी होगी तो सोसाइटी के अगल बगल बाउंड्री बनाई जाती है ना, क्यों बनाई जाती है? चोर वगैरह ना घुस जाए, कोई जानवर वानवर ना आ जाए, इस चीज से चारों तरफ से फोर्टिफिकेशन किया जाता है। तो वैसे ही उस टाइम टाउन्स को फोर्टिफाई किया जाता था, चारों तरफ से दीवारें बनाई जाती थी। ठीक है, मेन एंट्रेंस ऑफ हाउस ओपन ऑन द साइड लेन्स एंड नॉट ऑन मेन रोड्स। अच्छा, अब जैसे कि ये मेरा मेन रोड है, ठीक है, ये मेरा मेन रोड है मतलब शहर का, और यहाँ मेरा घर पड़ता है, मेन रोड के सामने मेरा घर बनता है, तो मेरे घर का दरवाजा ना मेन रोड पे नहीं खुलेगा ना, दरवाजा साइड में खुलेगा जहाँ छोटे छोटे रास्ते होंगे। ठीक है, हर किसी का घर ऐसा होगा ना, तो जो छोटे छोटे लेन्स होते थे ना घरों के, ठीक है, उन लेन्स में इनका मतलब दरवाजा खुलता था। तो आप पहले उस लेन में उतरोगे घर से निकल के, और फिर उस लेन के बाद जाकर आप मेन रोड जोड़ोगे, डायरेक्टली आपका घर का दरवाजा मेन रोड पे नहीं खुलेगा। इस तरह से बनाया जाता है, प्राइवेसी। और भाई जाहिर सी बात है ना, आप डायरेक्टली घर खुलेगा, सामने से कोई भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आप खाना खा रहे थे, अरे शुक्ला जी क्या बनाया, दाल चावल, अरे यार थोड़ा तड़का मार लेते दाल में, तो वो चीज़ें ना हो भाई, मैं खा रहा हूँ, मेरी मर्जी, तू जा अपना काम कर, दिखना नहीं चाहिए। तो उस तरह से प्राइवेसी वगैरह मेंटेन करने के लिए साइड में
मेन दरवाजे जो थे साइड लेन्स में खुलते थे और ये लेन्स जाकर मेन रोड में मिलते थे। क्लियर है? अच्छा, फिर बात करते हैं किसकी, रिमेन्स ऑफ स्टोर हाउस, किचन एंड बाथरूम फाउंड इन एवरी हाउस। हर घर में एक स्टोर हाउस मिला है, छोटा सा हिस्सा होता होगा जहां पर स्टोर हाउस समझते हो, जहां पर कोई चीज स्टोर करके रखी जाए, स्पेशली अनाज वगैरह। एक सीजन में अनाज होगा, अभी तो क्या है आजकल बड़ी बड़ी ग्रेनरीज हैं गवर्नमेंट की, ठीक है, वो वहां पर स्टोर करके रखते हैं और आपके पास पूरे साल सामान सप्लाई होता रहता है, ठीक है। लेकिन उस टाइम थोड़ी ना ऐसा होता था गवर्नमेंट जगह सप्लाई करवाती थी, नहीं, मेन ग्रेनरी सब लोग अपने घर में अनाज स्टोर करके रखने के लिए ग्रेनरीज वगैरह बना के रखते थे, या फिर सोचो कि स्टोर हाउस वगैरह बना के रखते थे, कोई भी चीज स्टोर करके रखने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ किचन होता था हर घर में और हर घर में बाथरूम होता था, ठीक है। तो इस तरह का आज भी कई देखो गांव में ना, कई जगहों पर गांव में जाओगे, देहात वगैरह में जाओगे तो लोगों के घर में स्पेशल बाथरूम नहीं होता सबके, है ना। बहुत से लोगों में ऐसा होता है, लोग बाहर एक नल होता है उसी पे नहा लेते हैं, है ना। पर उस टाइम लोग कितना कंसर्न थे, ठीक है। तो सबका स्टोर हाउस, किचन, बाथरूम सबके घर में होता था। फिर प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ डोर्स एंड विंडोज टू कीप हाउसेस वेंटिलेटेड। विंडोज और डोर्स को इस तरह से बनाया जाता था कि घर में हवा का आना जाना रेगुलर मेंटेन रहे, वेंटिलेटेड रहे रूम, ठीक है। अगर वेंटिलेटेड नहीं रहेगा तो यार बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ना। एक तो सफोकेशन जैसा लगता है, फिर आपको कई बीमारियां हो सकती हैं अगर आपको फ्रेश एयर ना मिले तो। घर में डैम्पनेस रहेगा, अलग से स्मेल आने लगती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा अंदर बनता है, प्रॉब्लम होती है, गर्मी लगने लगती है अजीब सी। तो वो सारी चीज़ें ना हो, इन सब चीज़ों के लिए वेंटिलेटेड पूरा रहे घर उनका, इस तरह से वो लोग दरवाजे और खिड़कियां वगैरह बनाते थे, इस लोकेशन से चूज करके कि जिस तरफ से रेगुलरली हवा चलती है उस तरफ ओपन रखो, एयर का पैसेज हो। जहाँ पर कहीं घिर रहा है तो वहाँ पर विंडो मत बनाओ। अब जैसे कि भाई मान लो आपका छोटा सा घर है, आपने एक जगह विंडो बनाया और आपके बगल में बड़ी सी बाउंड्री लगी हुई है, तो वहाँ विंडो खोलने का मतलब क्या है, कोई मतलब है नहीं ना। तो वैसे ही सब प्लानिंग से बनाया जाता था, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसकी, कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन की। अब चलते हैं आगे, देखते हैं रोड्स के बारे में। तो बात करते हैं रोड की। भाई शहर है तो रोड तो होगा ही, है ना। और रोड भी ऐसा कि आज भी तुम्हारी सोसाइटी में शायद ही ऐसा रोड होगा, मेरे में तो ऐसा नहीं है भाई, ठीक है पर ऐसा नहीं जैसा इसमें बताया गया है ना। देखते हैं चलो। रोड्स आर 9.75 मीटर्स वाइड, 9.75 मीटर्स वाइड, ऑलमोस्ट 10 मीटर चौड़ा रोड, ठीक है। तो ये काफ़ी चौड़ा रोड है ताकि एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ पास हो सके। गाड़ियाँ मतलब उस टाइम थोड़ी ना लैम्बोर्गिनी था, लैम्बोर्गिनी नहीं थी उस टाइम। ऐसे जो भी जानवर चलने वाली गाड़ी होंगी, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी जो भी होंगी, वो एक साथ कई गाड़ियाँ क्रॉस कर सकें, उसमें पास हो सके उस रोड से, ठीक है। कोई ऐसा ना हो कि एक गाड़ी जा रही है उसके पीछे दूसरी गाड़ी जाएगी, ऐसा नहीं, साथ साथ में 2-3 गाड़ियाँ भी जा सकती हैं, इस हिसाब से बनाया गया था, ठीक है। काफ़ी चौड़े रोड बनाए गए थे, है ना। स्मॉल लिंक रोड्स क्रॉस द मेन रोड्स एट राइट एंगल्स। ओहो, मतलब जैसे ये मेन रोड है मेरा शहर का, है ना, तो जो छोटे छोटे रोड्स होते थे ना वो डायरेक्टली इसको राइट एंगल पर मिलते थे। ऐसा नहीं कि इससे ये नागिन की तरह आया और ऐसे चिपक गया के ना, ऐसे नहीं, जैसा तुम सीनरी बिनरी बनाते ना वैसा नहीं, एकदम राइट एंगल पर, ठीक है। रोड्स राइट एंगल पर ही जाके जुड़ते थे इससे, है ना। इधर से कोई आएगा, देखिए इधर पीप पीप कोई है नहीं है, चलो मुड़ के मेन रोड पे आ गए। इधर से कोई आया, पीप पीप कोई है नहीं है, मेन रोड पर आ गए। ऐसे करके सब मेन रोड पर जुड़ते थे। अगर इधर जाना है तो भाई इधर भी जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि इधर ही जाओगे, ठीक है। तो इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर था कि जो भी जो छोटे छोटे रोड्स होते थे, ठीक है, वो सारे आके मेन रोड पर एकदम राइट एंगल पर ही कनेक्ट होते थे, है ना। मतलब पूरा प्लानिंग ने पूरा ऐसे शेप में बनाया था, राइट। कुछ भी उल्टा पुल्टा प्लानिंग नहीं था, पूरा प्लानिंग से बनाया हुआ शहर है ये, इससे ये पता चलता है। आज भी जब सोसाइटियां वगैरह बनती हैं तो देखा होगा आपने, सोसाइटीज इसी तरह से प्लान की जाती हैं। सोसाइटी के जो मेन रोड्स होते हैं, है ना, एक बड़ा सा मेन रोड होता है और बाकी जो लाइन वगैरह होती है ना, जैसे इधर 2 जन मतलब घर है लोगों का, इधर कुछ लोगों का घर है, जैसे रो हाउसेस हो सकते हैं, बंगलोज हो सकते हैं, जो भी है, तो कॉमन रोड हर किसी के घर के पास से निकलता हुआ आता है और मेन रोड पे जुड़ता है राइट एंगल्स पर, है ना। बहुत रेयरली होता है कि टेढ़ा मेढ़ा ज्वाइन करते हैं, पर अभी भी ज़्यादातर प्लानिंग ऐसी की जाती है ना। तो सोचो आज आप जो प्लानिंग कर रहे हो ये आज से कई हजार साल पहले लोग करते थे, ऑलरेडी उन्होंने ऐसे तरह के रोड्स वगैरह बनाए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, पिट्स ऑन द राइट साइड सजेस्ट देयर माइट हैव बीन लैंप पोस्ट्स। अब जो भी रोड्स थे ना, रोड के बगल बगल में छोटे छोटे गड्ढे देखने को मिले हैं, ठीक है। हर जगह रोड के अगल बगल गड्ढे देखने को मिले हैं। अब इन गड्ढों से और कुछ नहीं समझ में आया। अभी देखो वहां पर क्या था ये तो इतना अच्छे से पता नहीं चला, लेकिन जो साइंटिस्टों की स्टडी है, मतलब साइंटिस्ट जो आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह उनकी जो स्टडी है, जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, उस हिसाब से इन्होंने अंदाजा लगाया है कि हो सकता है कि यहाँ पर लैंप पोस्ट्स बनाए गए थे। लैंप पोस्ट समझते हो ना, जैसे आपकी सोसाइटी में स्ट्रीट लाइट है, ठीक है, रोड के किनारे स्ट्रीट लाइट लगी रहती है ना, तो स्ट्रीट लाइट को जमीन में गाड़ के तो लगाया जाता है ना।
और नहीं नहीं ऐसा नहीं लगाया था भाई, ऐसे ही लगता है कि ज़मीन में गाड़ के ही लगता है। तो वैसे खड्डे हैं तो वो खंबे वंबे तो नहीं मिले हैं, लेकिन उस खंबों को मतलब खड्डों को देखकर ऐसा लगता है कि वो उसीलिए बनाए गए थे कि वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी। अब बोलोगे उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी थी? है नहीं भाई, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। लैंप पोस्ट मतलब लैंप का मतलब यही नहीं कि जो लाइट इलेक्ट्रिसिटी से चलती है ना, दिया विया मशाल वशाल भी तो लगा सकते हैं ना अपन, ठीक है। तो मशाले वगैरह लगाने के लिए उन लोगों ने ऐसे लंबे लंबे वहाँ पर खंबे वगैरह गाड़ के लगाए होंगे, ठीक है। तो वो जो पिट्स मिले हैं, खड्डे मिले हैं जो रोड के अगल बगल में, वो इसलिए होंगे, ठीक है। रोड्स वे स्ट्रेट, मेन रोड्स विथ नो टर्न्स, सभी रोड स्ट्रेट थे लगभग, कोई टर्न के बिना। और मेन रोड जो था तो बिल्कुल भी टर्न नहीं होता था, ठीक है। ये जो रोड्स हैं देखो, अभी ये भाई किसी गली से आया है तो हो सकता है उधर कहीं मुड़ा हो, मेन रोड पे भले वो राइट एंगल में टच कर रहा है, लेकिन उधर तरफ पीछे की तरफ कहीं पर वो टर्न होगा उसके अंदर, ठीक है। लेकिन मेन रोड जो होते थे उनमें कोई टर्न देखने को नहीं मिलता, ठीक है। 2 मेन रोड्स, पूरे शहर के 2 मेन रोड होते थे, ठीक है। एक नॉर्थ से साउथ की तरफ रन करता है और एक ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो ऐसे एक रोड मेन रोड ऐसा और दूसरा मेन रोड ऐसा, ठीक है। देखो एकदम प्लस बना के मेन रोड, अब इसको ऐसे कर दो, समझे। एक रोड ऐसे क्रॉस करता है, एक रोड ऐसे, एक नॉर्थ से साउथ जा रहा है, एक ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, ठीक है। और दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पर क्रॉस करते थे शहर के बीच में, समझे। अब ये मेन रोड से क्रॉस कर रहे हैं, अब इधर इधर आपकी बस्तियां बसी होंगी, घर वगैरह बसे होंगे, छोटे छोटे रोड निकलते होंगे, ठीक है। हर जगह पर होगा, इधर भी होगा, इधर से आते होंगे, ठीक है। गलियाँ आके मेन रोड पर जुड़ती होंगी, कई कई तरीके से होंगे भाई, ठीक है। फिर क्या है, अच्छा ये तो हो गया। अब बात करते हैं अपन ड्रेनेज सिस्टम की। ड्रेनेज सिस्टम समझते हो ना, आज भी इंडिया के ना कई गांवों में लड़ाई झगड़ा जो होता है उसके 2 वजह होते हैं, एक तो जमीन के लिए होता है और दूसरा ड्रेनेज के लिए होता है। मतलब अच्छा, एक आदमी है अपने घर में, क्या है उसने, क्या है बड़ा सा एक नल लगा लिया, एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म जैसा बना दिया, नल लगा लिया, पानी में निकाल लिया, कपड़ा बड़ा धोया, उसका जो गंदा पानी है रास्ते से निकलता हुआ किसी के घर के सामने चला गया, वो नहाया, बाल्टी ले लेके वो पानी निकल के किसी के घर के सामने चला गया। वो बोले ए भैया ए इधर आओ, ए इधर आओ, ए शर्मा जी इधर आओ, क्या है साबुन लगाओ, साबुन वाला पानी हमारी ज़मीन पे डालो, हमारे दरवाजे पे डाल दियो, ठीक है। नहीं हम नहाए नहीं, तुम्हारी ज़मीन में पानी जा रहा था, हम नहाए नहीं। अरे नहाओ या, लेकिन पानी हमारी ज़मीन पे कहाँ ला रहे हो, पानी कहीं और अरेंजमेंट करो। तो चलो उससे झगड़ा हुआ था, आप कहीं और निकालोगे तो दूसरे घर जाएगा, वहाँ झगड़ा होगा। तो ये प्रॉब्लम होती है, आज भी होती है, डेफिनेटली होती है। तो अब हमारे यहाँ धीरे धीरे वैसे लोग गांव वगैरह में भी ड्रेनेज सिस्टम बन रहा है, शहरों में तो ऑलरेडी होता ही है। आपका जो गटर लाइन वगैरह का सिस्टम है, आपका जो भी टॉयलेट बाथरूम का जो पानी है वो एक कॉमन पाइप में जाता है, फिर उस कॉमन पाइप से जाके बड़े पाइप में जुड़ता है और फिर वो बड़े पाइप से शहर के बाहर चला जाता है ना, और जाकर किसी नदी में या कहीं समुद्र वगैरह में उसको छोड़ दिया जाता है। वो पानी पूरा अल्टीमेटली वहाँ पहुँचता है, पूरा गटर का पानी वहाँ जाता है ना। शहर में आपको थोड़ी ना देखने को मिलता है। तो गाँव में आज भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि ड्रेनेज नहीं है, लेकिन उस समय आज से कई हजार साल पहले लोगों ने जो टाउन बसाए थे, जो शहर बसाए थे, उनमें उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम लगाया हुआ था। सोचो गजब, उनका अपना ड्रेनेज सिस्टम था। कैसा था? अच्छा, इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये यूनिक फीचर है, ये कहीं देखने को नहीं मिलता, ठीक है, सिवाय एक जगह के। कहां पर? आइलैंड ऑफ क्रीट, ठीक है, जो मेडिटेरेनियन सी में पड़ता है। मेडिटेरेनियन सी में आइलैंड है जिसे हम आइलैंड ऑफ क्रीट कहते हैं, वहां पर भी एक शहर मिला है खुदाई के दौरान, वहां पर एक ये ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिला। उसके अलावा ऐसा ड्रेनेज सिस्टम कहीं देखने को नहीं मिला। कई जगहों पर खुदाई करके बहुत पुराने पुराने शहर निकाले गए हैं खोद के, ठीक है, कई जगहों पर ऐसे रिमेन्स हमको मिले हैं, लेकिन ये जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, जिस तरह का मोहनजोदारो में मिला है, वैसा सिर्फ मोहनजोदारो में और इसके अलावा आइलैंड ऑफ क्रीट, सिर्फ ये 2 जगह पर ही ऐसा ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिला है। बाकी जगहों पर होंगे लेकिन इतना प्लान्ड नहीं, ठीक है। फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की, बिल्ट टू ड्रेन डर्टी वाटर। अब सीधी सी बात है भाई, ड्रेनेज सिस्टम बनाया है इसलिए जाता है। अच्छा, ऐसे भी बनाया जाता है, ऐसा नहीं है, खेती वगैरह के लिए भी ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता है कि बाहर से नदी का पानी लाया जाए खेतों में, उसके लिए भी ड्रेनेज बनाया जाता है। लेकिन दिस वॉज बेसिकली बिल्ट फॉर ड्रेन डर्टी वाटर आउट ऑफ टाउन, ठीक है। जो गंदा पानी, आप कपड़े धोते हो, नहाते हो, टॉयलेट जाते हो, सब जो भी गंदा पानी है आपका, जो भी वेस्ट है आपका, घर में टॉयलेट बाथरूम वगैरह होते थे तो वहां का जो भी वेस्ट वगैरह निकलता था वो सारा वेस्ट किसके थ्रू जाएगा? इसके थ्रू शहर के बाहर चला जाएगा, शहर में गंदगी ना फैले, ठीक है, क्योंकि शहर में गंदगी जमा होगी, बीमारियां फैलेंगी, तो लोग जानते थे इस चीज को लेकर, इसलिए लोग सीधा उसको शहर के बाहर करते थे डर्टी वाटर को, ठीक है। एवरी हाउस हैड सेसपिट,
हर घर के बाहर एक छोटा सा सेस्पिट होता था। सेस्पिट समझते हो ना, आपके भी घर में होता है, ठीक है। आप कई जगह दिखता है, कई जगह नहीं दिखता है, मोस्ट ऑफ जगह ढक दिया जाता है, उसके ऊपर पूरा प्लास्टर होता है, एक छोटा सा सेक्शन बनाया रहेगा, आपको पता चलेगा कि ये सेस्पिट है, आप घर में ढूंढना आपको जरूर मिल जाएगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो हर घर का अपना एक सेस्पिट होता है, ठीक है, यानी कि आपका घर का जितना भी किचन से, टॉयलेट से, बाथरूम से, ठीक है, देखो कई रूम है तो हो सकता है 2 रूम है, 2 रूम में टॉयलेट है, 2 रूम में बाथरूम है, तो वहां का पूरा पाइप, किचन का जो भी वॉश बेसिन का और बाथरूम का पास जो वॉश बेसिन है, सबका एक फाइनल कनेक्शन आके सेस्पिट में मिलता है आपके, ठीक है। यानी आपके जितने भी घर में जहां जहां से पानी वेस्ट वगैरह निकलता है, वो सबका एक कॉमन पॉइंट होता है सेस्पिट, वहां आकर वो जमा होता है। ये सेस्पिट कनेक्टेड होता है मेन लाइन से, कि इस सेस्पिट के बाद वो सारा का सारा पानी कहां जाता है, मेन लाइन में, फिर ऐसे वो आगे जाकर कहीं और कनेक्ट होता रहता है, ठीक है। तो इसी तरह का अरेंजमेंट इन लोगों ने बनाया हुआ था, ठीक है। हर घर में सेस्पिट होता था, घर में जहां पर भी कहीं पर भी वेस्ट वाटर वगैरह जनरेट होता था वो जाके सेस्पिट में भरता था, फिर सेस्पिट के रास्ते वो जाकर मेन जो ड्रेन लाइंस बनाई गई हैं उनमें एंटर हो जाता था, ठीक है। दिस सोर्स दे वर वेरी केयरफुल अबाउट हेल्थ एंड हाइजीन। भाई जाहिर सी बात है, इतना प्लानिंग से ड्रेनेज सिस्टम बनाया हुआ है उन्होंने, इसका मतलब वो लोग काफी अपने हेल्थ और हाइजीन को लेकर बहुत कुछ सोचते थे और बहुत ही क्या बोलते हैं, अवेयर थे, ठीक है। उनको बीमारियों से बचने के लिए ये चीज़ करनी है, ये सब चीज़ें पता थी। आज भी हमारे यहाँ कई लोगों को बताना पड़ता है, खाने से पहले हाथ धो, टीवी पे ऐड करना पड़ता है सरकार को, है ना। तो चलते हैं अब अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है, तो बात करें पब्लिक बाथ्स की। पब्लिक बाथ भी मिला है वहाँ पर, पब्लिक बाथ जहाँ पर मतलब बहुत सारे लोग एक साथ नहाएं, एक तरह का स्विमिंग पूल समझ लो, बड़ा सा, ठीक है। तो ऐसा एक बहुत बड़ा खड्डा भी मिला है जिसको देखकर ये लगता है कि ये पब्लिक बाथ होता होगा उस समय में, ठीक है। देयर वॉज एन अरेंजमेंट टू पुट फ्रेश वाटर इन एंड डर्टी वाटर आउट। अच्छा, अब भाई उसमें पहले पानी जमा किया जाता था, बहुत सारे लोग नहा वहा लेते थे, पानी गंदा हो गया ना, फिर उसके बाद उस पानी को बाहर निकालने का भी अरेंजमेंट था और साफ पानी वापस अंदर भरने का भी अरेंजमेंट वहां पर बनाया गया है, ये देखने को मिला है, ठीक है। तो मतलब कितना प्लानिंग है, मतलब कितना जबरदस्त मैनेजमेंट किया है इन्होंने, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में आप देखोगे ना तो कई चैनल्स वगैरह पे ना, डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी वगैरह पे इसके रिगार्डिंग शो भी हुए हैं, उसमें ना ये भी बताया गया है कि कैसे आसपास कोई नदी या नदी की ट्राइब्यूटरी बहती रहती थी तो वहाँ से कट करके पानी लाने के लिए पूरा नाली बनाया जाता था, साफ पानी लाने का शहर में, और दूसरे तरफ से गंदा पानी निकल कर जाकर उसी नदी में मिक्स हो जाए दूसरे तरफ, ऐसा अरेंजमेंट किया जाता था। तो इस तरह का पूरा प्लानिंग बनाया है उन्होंने, ठीक है। तो वैसा ही कुछ अरेंजमेंट होगा साफ पानी अंदर लाके भरने के लिए, ठीक है, और गंदा पानी बाहर निकालने के लिए, ठीक है। अच्छा, देयर माइट हैव बीन फैसिलिटी फॉर हॉट वाटर एंड स्मॉल रूम्स फॉर चेंजिंग क्लोथ्स। अच्छा, अब जहाँ ये बाथ था, पब्लिक बाथ का इलाका है, वहाँ पर छोटे छोटे रूम्स भी मिले हैं, ठीक है। तो उससे ये पता चलता है कि वो कपड़े वगैरह बदलने के लिए होगा, भाई लोग नहाने के बाद कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए वो रूम का यूज़ करते होंगे, और साथ ही साथ हो सकता है कि गर्म पानी के लिए भी बनाया गया हो अरेंजमेंट, कि वहाँ पर लोग गर्म पानी करके नहाए। भाई जिसको ठंडी लग रही होगी, तो ठंडी का सीजन होगा तो नहीं नहाना उसको, तो फिर वो गर्म पानी से नहाएगा, है ना। तो वो गर्म अरेंजमेंट भी रहता था, गर्म करने के लिए पानी, गीज़र नहीं लगा होगा वहाँ पर, ठीक है, लेकिन वो जो भी हो, कोयला या जो भी लकड़ी वगैरह जला के गर्म करने के लिए स्पेशल से अरेंजमेंट रखा जाता था, ऐसा मानना है, ऐसा होगा, ठीक है। पब्लिक बाथ्स माइट हैव बीन यूज्ड ऑन फेस्टिवल्स और रिलीजियस सेरेमनीज। तो भाई ज़्यादातर पब्लिक बाथ का यूज़ तभी होता है, देखो भाई हमारे मतलब इंडिया में देखा जाए तो लगभग कई त्यौहार ऐसे पड़ते हैं जिसमें लोगों की ऐसी मान्यता है कि नदी में जाके नहाया जाए, है ना। तो वैसे कोई सेरेमनी या फिर जैसे किसी की डेथ वगैरह हो जाती है हिंदुइज्म में, तो फिर जब डेड बॉडी को जलाया जाता है, उसको जलाने के बाद लोग वहाँ पर स्नान भी करते हैं, जिस नदी के किनारे जलाते हैं, नदी के किनारे जलाने का प्रावधान है, उसके बाद वहाँ स्नान करने का प्रोविज़न भी है। ऐसे कई ऐसे हमारे सेरेमनीज़ हैं, रिलीजियस सेरेमनीज़ हैं, और कई ऐसे फेस्टिवल्स हैं जिसमें पब्लिक बात का इंपॉर्टेंस है, मिलकर नहाने का इंपॉर्टेंस, देखा होगा आपने कुंभ मेला वगैरह लगता है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ रिलीजियस सेरेमनीज या फिर किसी फेस्टिवल पर नहाने के लिए इस तरह के पब्लिक बाथ्स का यूज होता था, ठीक है। अब भाई जाहिर सी बात है, नदी तो होगी, नदी में नहाने का प्रोविजन था, लेकिन नदियाँ दूर होती हैं, है ना। तो नदियों का अरेंजमेंट करके पानी अगर ला दिया जाए इस इलाके में, तो जो लोग दूर नहीं जा सकते वो लोग वहाँ पर नहा सकते हैं, है ना। अच्छा, अब जरूरी नहीं कि पब्लिक बात रिलीजियस सेरेमनीज के लिए, ज़्यादातर इनमें यूज़ होता होगा, बाकी नॉर्मल डेज में भी लोग नहाते तो होंगे, ठीक है, जिनको नहाना होता होगा। अच्छा, फिर बात करते हैं पब्लिक बिल्डिंग्स की। 2 बड़ी बड़ी ruins ऑफ 2 ह्यूज बिल्डिंग्स हैव बीन फाउंड। बहुत बड़ी बड़ी 2 बिल्डिंगें मिली हैं, ठीक है। इससे क्या साबित होता है कि इनका क्या यूज हो सकता है, बड़ी बिल्डिंगों का क्या क्या यूज हो सकता है। देखो,
या तो वो टाउन हॉल की तरह यूज होती होंगी। टाउन हॉल क्या होता है पता ना, शहर में एक बड़ा सा हॉल होता है जिसमें कोई भी फंक्शन किया जाता है, ठीक है। किसी के घर शादी पड़ गई, किसी के घर कुछ और पार्टी रखनी है, किसी भी चीज़ का कोई फंक्शन रखना है तो वो टाउन हॉल में होता है, राइट। या कोई बड़ी मीटिंग रखनी है उसके लिए भी टाउन हॉल का यूज होता है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये टाउन हॉल हो, ये दोनों बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, या फिर हो सकता है कि वो थिएटर हो। भाई उस टाइम पर भी लोगों के पास आर्ट का नॉलेज था, वो लोग ड्रामा वगैरह करते होंगे एक दूसरे को, मतलब पहले के ड्रामा कैसे पिक्चर थोड़ी बनती थी, अब पिक्चर क्या एक तरह से ड्रामा ही तो है, मूवीज जो है वो ड्रामा के ही तो एडवांस फॉर्म से थोड़े, है ना। तो वैसे ही थिएट्रिकल ड्रामास वगैरह होते होंगे, ठीक है। कठपुतली के शो हो सकते होंगे, ठीक है। कई तरह के ऐसे काम होते होंगे, तो उसके लिए थिएटर के लिए एज ए थिएटर भी यूज होते होंगे ये बिल्डिंग है। अब कुछ क्लियर नहीं कि किस लिए यूज होते हैं, लेकिन ये चांसेस हैं कि यूज होने के। अदरवाइज हो सकता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हो, मतलब वहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता होगा, मतलब जो राजा का जो भी कामकाज है, मतलब अगर किसी पब्लिक को टैक्स पे करना है, ठीक है, तो वो टैक्स के लिए वहाँ जाकर हो सकता है कि टैक्स भरते होंगे। राजा से कोई दरख्वास्त करनी होगी, कोई कंप्लेन करनी होती होगी, वो भी जाकर वहाँ के ऑफिसर्स बैठते होंगे, उन ऑफिसर्स से जाके वो लोग अपनी बात रखते होंगे, फिर वो मैसेज राजा तक पहुँचता होगा। जैसे कि आपके यहाँ अपने यहाँ जैसे ग्राम पंचायत का समझ लो, या बड़े शहर में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन समझ लो, आप अपनी कंप्लेन लेके वहाँ जाओगे, बड़ा सा ऑफिस होता है, देखा होगा आपने, है ना। तो हो सकता है कि ये वैसा ही कुछ ऑफिस भी हो, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, टाउन हॉल हो सकता है, थिएटर हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ग्रेनरी हो। ग्रेनरी समझ, जहाँ पर अनाज स्टोर करके रखा जाए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अनाज, पूरे जो शहर का अनाज स्टोर करके रखने के लिए बड़ी सी ग्रेनरी बनाई गई होगी, ये भी हो सकता है। तो चांसेस कुछ भी होने के हैं, बट दो बड़े बड़े टाउन हॉल्स मिले हैं। और ऐसा क्यों लग रहा है कि इनमें से ही कुछ होगा, क्योंकि उनके आसपास बैरक्स मिले हैं। बैरक समझते हो, जहाँ सोल्जर्स रहते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग होगी वो, तो ही तो आसपास सोल्जर्स को रखने की जगह बनाई गई है ना। बैरक्स मिले हैं इन बिल्डिंग्स के आसपास, ठीक है। दिस मस्ट हैव बीन यूज्ड टू एकोमोडेट सोल्जर्स, उनमें सोल्जर्स को रहने की जगह रखी गई है आसपास। तो सोल्जर्स को अगर आसपास रखा गया है तो जरूर जाहिर सी बात है ऐसा ही कुछ वो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई पब्लिक बिल्डिंग्स की। तो ये पूरा मोहनजोदारो का जो भी टाउन प्लानिंग था हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। कैसे वहाँ पर घर बने थे, कैसे रोड्स थे, कैसे पब्लिक बाथ थे, कैसे पब्लिक बिल्डिंग थी, कैसे ड्रेनेज सिस्टम थे। तो इन सब चीज़ों को देखकर आप आज के साथ रिलेट कर सकते हो ना, कि आज एक बड़े शहर में इसी तरह की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, है ना। और आज ही की बात करें हम, तो अपने मतलब देश के कई गांव ऐसे हैं जहां आपको इनमें से बहुत कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और सोचो, आज से कई हजार साल पहले हमारे लोगों ने इस तरह का सिस्टम बनाया हुआ था, ठीक है। आज हम जो शहर वगैरह बना चुके हैं, हम इसको तो मानते हैं कि हमको ब्रिटिशर्स ने सिखाया, वेस्टर्न कंट्रीज ने आके सिखाया। पर अगर वेस्टर्न कंट्रीज ने सिखाया तो आज से कई हजार साल पहले हमारे जो पूर्वजों ने बनाया था वो क्या था, मजाक था। सोचने वाली बात है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारा जो कल्चर रहा है, हमारा जो ट्रेडिशन रहा है, या हमारे जो पूर्वज रहे हैं ना, बहुत ही एडवांस्ड रहे हैं। हमारा कल्चर बहुत ही एडवांस रहा है, इसलिए हमेशा अपने कल्चर पर, अपने देश पर प्राउड फील करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।